हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेड ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, एसी ब्लॉक्स, सीएलसी ब्लॉक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स में क्या डिफरेंसेस हैं और आपके घर के लिए इनमें से सबसे बेस्ट क्या रहेगा। आज इन पांचों ब्रिक्स के बारे में मैं आपको गहराई से डिटेल में समझाऊंगा और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इनमें से क्या यूज करना है। लेकिन उससे पहले इनके बारे में डिटेल से समझेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप अपना मकान बनवाने की सोच रहे हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं तो वीडियो में बने रहें। चलिए ज्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है रॉ मटेरियल। तो अगर रेड ब्रिक्स की बात करें, जिन्हें फायर्ड क्ले ब्रिक्स भी कहा जाता है, ये एक सबसे पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल रहा है। रेड ब्रिक्स को बनाने के लिए मेनली 4 मटेरियल चाहिए होते हैं: क्ले, शेल, वाटर और कंबस्टिबल मटेरियल्स। क्ले इसका सबसे प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है, जिसके लिए लोकल अवेलेबल नेचुरल सोइल यूज की जाती है। कभी कभी ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए इनमें शेल भी मिक्स किया जाता है। शेल एक फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक होती है जो ब्रिक्स और क्ले की स्ट्रेंथ और प्लास्टिसिटी को बढ़ाने के साथ साथ हेल्प करती है ड्राइंग और फिनिशिंग प्रोसेस के समय श्रिंकेज को कम करने में। तीसरा, पानी मिक्स किया जाता है क्ले और शेल को ब्रिक्स की फॉर्म में शेप देने के लिए, जो एज ए बाइंडर एक्ट करता है। और चौथा है कंबस्टिबल मटेरियल्स। ब्रिक्स को हार्ड करने और स्ट्रेंथ देने के लिए इन्हें फायर किल में एक हाई टेम्परेचर पर 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है, जिनमें कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कोयला, लकड़ी और अदर फ्यूल यूज किए जाते हैं। सेकंड है फ्लाई एश ब्रिक्स। फ्लाई एश ब्रिक्स फ्लाई एश, सीमेंट, सैंड और वाटर के मिक्सचर से बनाई जाती है। इनमें फ्लाई एश ही प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। वहीं एसी ब्लॉक्स सीमेंट, सैंड, लाइम, एल्यूमिनियम पाउडर, वाटर और एरेजन एजेंट के मिक्सचर से तैयार किए जाते हैं। वहीं सीएलसी ब्लॉक यानी कि सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक सीमेंट, सैंड, वाटर और फोमिंग एजेंट के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के मिक्सचर से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स के स्टैंडर्ड मॉडलर और नॉन मॉडलर दोनों साइज सेम ही रहते हैं, जो 190 x 90 x 90 mm और 190 x 90 x 40 mm के स्टैंडर्ड मॉडलर साइज और 230 x 110 x 75 mm और 230 x 110 x 30 mm नॉन स्टैंडर्ड मॉडलर साइज में बनाई जाती हैं। हाँ, इनमें रेड ब्रिक्स का शेप और साइज इतना एक्यूरेट नहीं मिल पाता क्योंकि लेबर द्वारा मैनुअली तैयार की जाती हैं, पर फ्लाई एश ब्रिक्स का शेप और साइज रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ऐसे ही एसी ब्लॉक्स और सीएलसी ब्लॉक्स, इन दोनों के साइज भी सेम रहते हैं। एसी ब्लॉक्स और सीएलसी ब्लॉक्स मेनली 4 तरह के साइज में आते हैं। पहला साइज है 625 x 200 x 100 mm। इसे हम 4 इंच के ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। सेकंड साइज है 625 x 200 x 150 mm का। इसे हम 6 इंच के ब्लॉक के नाम से जानते हैं। थर्ड है 625 x 200 x 200 mm, जिसे हम 8 इंच के ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और चौथा है 625 x 200 x 225 mm, इसे हम 9 इंच के ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 400 से 600 लेंथ वाइज, हाइट 200 से 300 mm और विड्थ 100 से 250 mm तक के साइजेज में भी एसी ब्लॉक बनाए जाते हैं, जो साइजेज मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करते हैं। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की लेंथ 400 से 600 mm तक, हाइट 200 से 100 mm तक और विड्थ 50 से 300 mm के स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल रहती है। यह भी मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सी ब्रिक कितना लोड बियर कर सकती है, जिसमें रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 to 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि 35 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। हालांकि आईएस कोड रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक प्रोवाइड करता है, पर मार्केट में रेड ब्रिक्स की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक ही अवेलेबल रहती है। सेकंड, फ्लाई एश ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉर्मली क्ले ब्रिक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है, जो 10 से 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है, यानी कि 100 से 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। एसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 30 से 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहती है, जो एसी ब्लॉक की डेंसिटी और ग्रेड पर डिपेंड करती है। सीएलसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी डेंसिटी के बेस पर वेरी करती है, जो 2.5 to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 25 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहती है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 30 से 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहती है। अब इन सभी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टोटली डिपेंड करती है इनके मिक्स डिजाइन, इनकी डेंसिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्यूरिंग कंडीशन पर। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ फ्लाई एश ब्रिक्स की होती है और रेड ब्रिक्स सेकंड नंबर पर है, और थर्ड नंबर पर है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। सबसे कम स्ट्रेंथ यहां पर सीएलसी ब्लॉक और एसी ब्लॉक की रहती है, पर इससे आप ये डायरेक्ट मत मान लेना कि एसी ब्लॉक बेकार होते हैं, क्योंकि एसी ब्लॉक्स वहीं पर बहुत ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं जहां पर ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती और हमें बिल्डिंग का लोड कम करना होता है। इसे हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है मोर्टार कंजप्शन।
रेड ब्रिक्स में इसके प्रॉपर शेप और साइज में न होने के कारण और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स भी ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा मोर्टार कंज्यूम होती है और इसके इरेगुलर सरफेसेस के कारण इसमें प्लास्टर की थिकनेस भी ज्यादा देनी पड़ती है। इस वजह से भी मोर्टार कंजप्शन बढ़ती है, जिससे लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। पर फ्लाई एश ब्रिक्स, एसी ब्लॉक्स, सीएलसी ब्लॉक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स, इन सब में मोर्टार कम रिक्वायर्ड होती है, इनके फ्लैट इवन परफेक्ट सरफेस और नंबर ऑफ ज्वाइंट कम होने के कारण, जिससे लेबर कॉस्ट तो कम लगती ही है, साथ ही साथ काम भी फास्ट होता है। और तो और इनका शेप और साइज परफेक्ट होने की वजह से इन सभी पर प्लास्टर थिकनेस भी कम ही देनी पड़ती है। कई जगह तो सिर्फ बाहर का ही प्लास्टर किया जाता है और अंदर डायरेक्ट जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर ऑब्जॉर्प्शन। रेड ब्रिक्स का वाटर ऑब्जॉर्प्शन इसके वेट से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की ईंट को अगर हम 24 घंटों के लिए पानी में डालकर छोड़ दें तो उसे उसके वजन से 20% से ज्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए। यही एक अच्छी क्वालिटी ईंट की पहचान है। पर यह टोटली ब्रिक्स की क्लास पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक्स का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और थर्ड क्लास ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक फ्लाई एश ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी 6 से 12% तक होती है, इसके वजन से जो रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में लगभग आधी ही होती है। एक एसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसी ब्लॉक्स अपने लो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के कारण जाने जाते हैं, इसीलिए ह्यूमिड और कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए परफेक्ट रहते हैं और रिकमेंड किए जाते हैं। एक सीएलसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्प्शन इसके वेट से 7.5 से 12% तक ही होना चाहिए। 800 से 1100 केजी पर क्यूबिक मीटर तक की डेंसिटी वाले सेलुलर ब्लॉक्स का। सीएलसी ब्लॉक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन सब ब्रिक्स और ब्लॉक से कम रहता है, जो सीएलसी ब्लॉक्स की दीवारों में क्रैक्स आने को कम करता है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन भी इसके वेट से 10% से कम ही रहता है। यह सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स, इसीलिए रेड ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स से बने घरों में क्रैक्स और सीलन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है ड्राई डेंसिटी। एक रेड ब्रिक की ड्राई डेंसिटी 1600 केजी पर एम क्यूब से लेकर 1920 केजी पर एम क्यूब तक वेरी करती है, जो ब्रिक्स की क्लास पर डिपेंड करती है। जैसे ए क्लास ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 1600 से 1720 केजी पर एम क्यूब तक। बी क्लास ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 1721 से 1820 केजी पर एम क्यूब तक और सी क्लास ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 1821 से 1920 केजी पर एम क्यूब तक। एक फ्लाई एश ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी 1700 से 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर तक होती है, जो ऑर्डिनरी ब्रिक की डेंसिटी की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, पर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 गुना ज्यादा होती है ऑर्डिनरी ब्रिक से। एसी ब्लॉक्स अपनी लो डेंसिटी की वजह से काफी पॉपुलर है। इनकी ड्राई डेंसिटी 550 केजी पर एम क्यूब से 850 केजी पर क्यूबिक मीटर तक रहती है, जो डिपेंड करती है ब्लॉक की क्लास पर। एक सीएलसी ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी भी 600 से 800 केजी पर क्यूबिक मीटर तक वेरी करती है, जो ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स और फ्लाई एश ब्रिक्स से 3 गुना तक कम होती है। ये स्ट्रक्चर के ओवरऑल लोड को कम करते हैं अगर आप इन्हें कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो तो। और एक सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की डेंसिटी 1800 से 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर तक होती है। ये डेंसिटी कभी भी 1800 केजी पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक्स लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी 3 से 7 न्यूटन पर एमएम तक रखी जाती है। नेक्स्ट है वाटर यूजेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद तराई में भी बहुत पानी लगता है। एक ब्रिक्स को बनाने में लगभग 1.5 लीटर तक पानी यूज होता है। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता है, बल्कि तराई के लिए लेबर की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाती है। पर फ्लाई एश ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम पानी यूज होता है, वो भी रॉ मटेरियल की प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। पर हाँ, साइट पर प्लेसिंग के समय इनमें पानी रिक्वायर्ड होता है। एसी ब्लॉक क्योंकि स्टेम से क्योर किए जाते हैं, इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्लेसिंग में बहुत ही कम पानी रिक्वायर्ड होता है। इवन क्यूरिंग में भी, क्योंकि स्टेम से क्योर होने की वजह से इन्हें कम ही तराई करने की जरूरत होती है। जहां रेड ब्रिक्स में 2.5 लीटर पानी चाहिए पर क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन की तराई में, वहीं एसी ब्लॉक में सिर्फ 0.39 लीटर पानी ही रिक्वायर्ड होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होता है। सीएलसी ब्लॉक्स भी क्योंकि स्टेम सिक्योर्ड किए जाते हैं, इसीलिए इनकी मेजनरी में भी पानी कम ही रिक्वायर्ड होता है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स को क्योंकि 7 से 14 दिन तक क्यूरिंग करना पड़ता है मेजनरी कंस्ट्रक्शन के बाद, इसलिए इनमें भी बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। नेक्स्ट है ब्रेकेज एंड यूटिलाइजेशन। अपने ब्रिटल नेचर के कारण रेड ब्रिक की ब्रेकेज ऑन एन एवरेज 10 से 12% तक तो होती ही है। अपने हैवी वेट और अनइवन सरफेसेस के कारण इससे ज्यादा भी हो सकती है, जो टोटली ब्रिक्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए रेड ब्रिक्स का 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। पर फ्लाई एश ब्रिक्स में ट्रांसपोर्ट और यूज के समय ब्रेकेज बिल्कुल न के बराबर होती है, इनका 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल रहता है। एसी ब्लॉक्स ब्रिटल नेचर के कारण ये आसानी से टूट जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय, इसलिए इनका 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। एसी ब्लॉक्स का ब्रेकेज टॉलरेंस 3% तक होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन।
सीएलसी ब्लॉक्स में भी ब्रेकेज बिल्कुल नए के बराबर रहती है, इसलिए इनके लाइट वेट होने के कारण इन्हें हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स के हाई टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण इनकी ब्रेकेज भी बिल्कुल नए के बराबर रहती है, इसलिए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स का भी 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी और हीट इंसुलेशन। किसी भी मेटेरियल से हीट ट्रांसफर होने की लिमिट को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। रेड ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी 0.5 वाट पर मीटर केल्विन से 1 वाट पर मीटर केल्विन तक रहती है, इसीलिए रेड ब्रिक्स थर्मल इंसुलेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहती हैं, जो सर्दियों के मौसम में घर के अंदर के टेम्परेचर को लॉस होने से बचाती हैं और गर्मियों के मौसम में बाहर की गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देती। फ्लाई ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी 0.90 टू 1.05 वाट पर मीटर केल्विन तक रहती है। ये ब्रिक्स हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं। लाइम और फ्लाई ऐश के बीच में पोज़ोलैनिक इफेक्ट के कारण ये कम हीट जनरेट करती हैं, जिससे आपका घर सर्दियों में ठंडा रहता है, जो इंडिया क्लाइमेट के लिए एकदम परफेक्ट होता है। एसी ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 टू 0.7 वाट पर मीटर केल्विन तक रहती है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड इनकी मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी लिमिट 0.24 वाट पर मीटर केल्विन तक है। ये बिल्डिंग को थर्मल इंसुलेटेड रखते हैं। सीएलसी ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.32 टू 0.37 वाट पर मीटर केल्विन तक रहती है, जो 5 गुना बेहतर है रेड ब्रिक से और 10 गुना बेहतर है कंक्रीट ब्लॉक से। सीएलसी ब्लॉक्स कोल्ड स्टोरेज के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.7 टू 1.28 वाट पर मीटर केल्विन तक रहती है, यानी कि सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो साउंड को अंदर जाने से रोकती है किसी भी मेटेरियल से। तो रेड ब्रिक्स की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है इनके डेंस स्ट्रक्चर के कारण। एक रेड ब्रिक की 6 इंच की दीवार 45 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करती है और 9 इंच की दीवार में 50 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करती है। पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स पूरी तरह साउंड प्रूफ नहीं होती इनके पोरस स्ट्रक्चर के कारण। फ्लाई ऐश ब्रिक्स 37 से 39 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करती है एक 4 इंच की दीवार में। पर एसी ब्लॉक की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी रहती है इनमें वॉइड्स होने के कारण। एसी ब्लॉक एक 200 mm थिक वॉल में 40 से 50 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करते हैं। सीएलसी ब्लॉक की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, जो इन ब्लॉक्स की डेंसिटी और थिकनेस पर डिपेंड करती है। यह लगभग 37 से 42 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करते हैं एक 200 mm थिक वॉल में। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स बहुत ही अच्छे साउंड इंसुलेटर होते हैं, ये साउंड को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक 150 mm थिक वॉल में ये 51 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्माइट रेजिस्टेंट। रेड क्ले ब्रिक्स टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती क्योंकि ये नेचुरल क्ले में बनाई जाती है, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। वहीं फ्लाई ऐश ब्रिक्स पूरी तरह से टर्माइट रेजिस्टेंट होती है क्योंकि ये फ्लाई ऐश से बनती है, जो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ना ही इनमें दीमक लगती है और ना ही इनमें कीड़े मकोड़े फैलते हैं। बाकी एसी ब्लॉक, सीएलसी ब्लॉक और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स तीनों ही टर्माइट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। रेड ब्रिक्स एक ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट पर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जैसे डिफोरेस्टेशन यानी कि मिट्टी के लिए वनों की कटाई, सोइल डिग्रेडेशन और वायु प्रदूषण एक्सेट्रा। दूसरा, इसे बनाने के लिए टॉप फर्टाइल सोइल यूज की जाती है, जिससे एग्रीकल्चर लैंड भी कम हो रही है। और इसे पकाने के लिए कोयला यूज किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 इमिट होती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसे बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, पर हर जगह इसका दूसरा विकल्प न होने के कारण यह अभी पूरी तरह बैन नहीं हुई है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने में फ्लाई ऐश यूज की जाती है, जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये वेस्ट यूटिलाइज हो जाता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में CO2 भी कम इमिट होती है, इसीलिए इसे आप ग्रीन प्रोडक्ट कह सकते हैं। एसी ब्लॉक के वेस्ट को रिसाइकल्ड करके दोबारा यूज किया जा सकता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में एटमॉस्फेयर में CO2 भी कम इमिट होती है। सीएलसी ब्लॉक में भी फ्लाई ऐश यूटिलाइज हो जाती है, जो फ्लाई ऐश सॉलिड वेस्ट की डंपिंग प्रॉब्लम को भी सोल्व करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कम मात्रा में CO2 इमिट होती है। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक की कास्टिंग के बाद कम से कम इसे 7 दिन क्यूरिंग करना होता है, इसीलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग के समय इतना पानी यूज नहीं होता और लेस अमाउंट में CO2 इमिट्स होती है एटमॉस्फेयर में सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय। नेक्स्ट है यूजेस। रेड ब्रिक्स क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड और ड्यूरेबल रहती है, इसलिए इसे डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, आर्चेस और फाउंडेशन वगैरह के लिए। फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहती है, इन्हें रेड ब्रिक्स की अल्टरनेटिव के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इन्हें मेसनरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जहां भी रेड ब्रिक्स यूज होती है वहां भी यूज किया जा सकता है। पर एसी ब्लॉक्स एक नॉन लोड बेरिंग मटेरियल है, अपने पोरस नेचर के कारण ये रेड ब्रिक्स से 3 गुना हल्का होता है, इसीलिए ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग का डेड लोड कम करता है। इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही दीवारों के लिए यूज किया जा सकता है। सीएलसी ब्लॉक्स लो कॉस्ट हाउसिंग और इंटरनल पार्टीशन वॉल्स के लिए यूज किए जाते हैं।
इनके साथ साथ जिन स्ट्रक्चर में एक अच्छी साउंड इंसुलेशन की जरूरत होती है ये वहां भी यूज किए जाते हैं। और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स दोनों लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन, पियर्स, बेसमेंट की दीवारें, रिटेनिंग वॉल्स, गार्डन वॉल्स, चिमनी और फायर प्लेसेस की कंस्ट्रक्शन में भी यूज किए जा सकते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। ध्यान से समझना फ्रेंड, रेड ब्रिक्स की बात करें तो वैसे तो ये हर मेजनरी यूनिट से सस्ती है, पर इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट भी ज्यादा होते हैं, लेबर भी ज्यादा लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है और मोर्टार भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, दोनों प्लास्टरिंग और ज्वाइंट्स में। और इन्वायरमेंटल को जो इससे नुकसान होता है उसकी तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स सस्ती पड़ती है, पर इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है ज्वाइंट्स और प्लास्टिक में मोर्टार रिक्वायरमेंट ज्यादा होने से। एसी ब्लॉक्स की इंडिविजुअल कॉस्ट भले ही महंगी है, पर इसकी मेजनरी कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल कॉस्ट सस्ती पड़ती है क्योंकि इनके बिगर साइज और नंबर ऑफ ज्वाइंट कम होने की वजह से इन्हें प्लास्टरिंग और ज्वाइंट में पहली बात तो मोर्टार कम लगती है, दूसरा साइज में बड़े होने के कारण और लाइट वेट होने के कारण सेम डायमेंशन की वॉल में एसी ब्लॉक कम रिक्वायर्ड होते हैं एज कंपैरिजन ऑफ रेड ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स। साथ ही इससे टाइम और लेबर दोनों बचता है और कंस्ट्रक्शन स्पीड इंक्रीज होती है। वहीं एक सीएलसी ब्लॉक्स भले ही महंगा है, पर इसकी भी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि एक तो इसमें मोटार कम रिक्वायर्ड होता है और दूसरा सेम डायमेंशन की वॉल में नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी कम ही रिक्वायर्ड होते हैं एज कंपेयर टू रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स। एक सीएलसी ब्लॉक की कॉस्ट तो एक एसी ब्लॉक की कॉस्ट से भी कम पड़ती है। और एक सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स भी वैसे तो महंगा पड़ता है, पर इसकी भी ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट कम पड़ती है, बट ये एसी और सीएलसी ब्लॉक से भी सस्ते पड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां मैंने इन सभी ब्रिक्स और ब्लॉक्स के लगभग सभी डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं, पर अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, हमें क्या यूज करना चाहिए, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो या फिर स्ट्रेंथ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी ब्रिक्स और ब्लॉक्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें रेड ब्रिक्स की, तो रेड क्ले ब्रिक्स का यूज हम सदियों से करते आ रहे हैं और तो रेड ब्रिक्स ही हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हर छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक इसकी अवेलेबिलिटी और इसके ऊपर आप लोगों के भरोसे के कारण, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण ये बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल होती है। इसी वजह से रेड ब्रिक्स ने एक विश्वास बना लिया है। इससे आप 1 मंजिला, 2 मंजिला या फिर 3 मंजिला तक भी घर बनवा सकते हैं, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस यानी कि नुकसान भी हैं। जैसे सबसे पहली बात तो इसकी वेस्टेज बहुत होती है, लगभग 8 से 10% तक। सेकंड, रेड ब्रिक्स में वजन ज्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर का डेड लोड बढ़ता है। नंबर ऑफ ज्वाइंट ज्यादा होने की वजह से मोटार ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिससे लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। चौथा, इनका साइज और शेप भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्लॉक्स के जैसा परफेक्ट और एक्यूरेट नहीं होता, इसी वजह से प्लास्टिक की थिकनेस भी ज्यादा देनी पड़ती है। और पांचवा, इनमें इफ्लोरेसेंस की समस्या आती है क्योंकि फर्टाइल सोइल में आजकल बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, जिससे ये ब्रिक्स बनाई जाती हैं। तो जब हम इन ब्रिक्स की क्यूरिंग करते हैं तो इनके ऊपर व्हाइट नमक जैसा आ जाता है, जो प्लास्टर और पेंट की पकड़ को कमजोर कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये इन्वायरमेंटल के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने के लिए आदेश दे दिए। तो ऐसे में फिर हमारे पास ब्लॉक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ही विकल्प बचते हैं। अब अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात करें तो ये रेड ब्रिक्स की अल्टरनेट मानी जा सकती है। इनके बहुत फायदे हैं रेड ब्रिक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि पहली बात तो लेस पोरस होने के कारण ये ब्रिक्स एक अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, इनमें वेस्टेज कम होती है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी रेड ब्रिक्स के लगभग 3 गुना ज्यादा रहती है। ये ज्यादा फायर रेजिस्टेंट है रेड ब्रिक्स से। इनका शेप और साइज परफेक्ट होने की वजह से प्लास्टिक थिकनेस भी कम रिक्वायर्ड होती है, जिससे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। और ये रेड ब्रिक्स के मुकाबले हल्की भी होती है, जिससे बिल्डिंग का डेड लोड भी कम होता है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक कहीं ज्यादा बेहतर है रेड ब्रिक से। तो अगर आप ब्रिक्स यूज करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स ही यूज करें। तीसरी बात करें एसी ब्लॉक्स की। अब जैसा कि इसमें सब कुछ कम ही होता है, इसका वेट कम होता है, इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट कम होते हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो क्या ये ब्लॉक बेकार है? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इन ब्लॉक की मेन एडवांटेजेस ये है कि ये लाइट वेट होते हैं, इसी वजह से बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं। इससे बिल्डिंग का डेड लोड कम होता है और स्टील पर होने वाला खर्चा भी कम हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली बिल्डिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है। और कॉस्ट के फैक्टर से एसी ब्लॉक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसका दूसरा रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट कम होते हैं, जिससे मोटार कम लगता है और तो और लेबर कॉस्ट भी कम पड़ती है, काम भी फास्ट होता है। और इसका शेप और साइज परफेक्ट होने की वजह से इसमें प्लास्टिक की थिकनेस भी कमी देनी पड़ती है। कई जगह पर तो सिर्फ बाहर का प्लास्टर किया जाता है, अंदर डायरेक्ट जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाता है। इससे बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये तो बात हुई इसके फायदे की, पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। पहली बात तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड मिस्त्री और केयरफुल सुपरविजन चाहिए होती है। तीसरा, ये ब्रिटल नेचर का होता है, तो अगर कहीं इसका छोटा टुकड़ा लगाना पड़ जाए तो इसे साथ से ही कट करना पड़ता है।
चौथा, इसकी चिनाई आप 1200 mm में ही कर सकते हो और इसमें आपको कंक्रीट बैंड देने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं रहते। अगर आप कहीं छोटे शहर या गांव में इसे यूज करना चाहेंगे, इसे दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ही परफेक्ट है, जहां स्पीड से काम करना होता है और कॉस्टिंग भी बचानी होती है। पर अगर आप अपने घर के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर ये सही नहीं है। ऐसे में बेहतर विकल्प फ्लाइस ब्रिक्स ही हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप कम खर्चे में घर बनाना चाहते हैं पर स्ट्रेंथ के साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो एसी ब्लॉक के साथ आप जा सकते हैं। पर अगर आप स्ट्रेंथ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो रेड ब्रिक्स और फ्लाइस ब्रिक्स यूज करें। और इनमें भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लाइस ब्रिक्स यूज करें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमें वहां पिन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इन सभी ब्रिक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।